नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ऐसी एक कहानी में उतरने वाले हैं जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई है। विलियम शेक्सपियर की जबरदस्त ट्रेजेडी ओथेलो। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, एक सवाल जो इस पूरे प्ले की आत्मा है। आखिर एक हीरो गिरता कैसे है? क्या उसके अंदर ही कोई कमी होती है या फिर सोसाइटी और उसके हालात उसे गिरा देते हैं? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ओथेलो की कहानी में हर कदम पर ये हमसे टकराएगा। देखिए, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसके लिखने वाले और उसके वक्त को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ओथेलो को समझने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं शेक्सपियर की दुनिया में। तो ये है विलियम शेक्सपियर। 1564 में पैदा हुए, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन नाम की जगह पर। उनके फादर जॉन शेक्सपियर कोई मामूली इंसान नहीं थे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, ग्लव्स बनाते थे और लोकल पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा नाम था उनका। तो आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर का बचपन आराम से गुजरा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इतने बड़े राइटर होने के बावजूद वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। उनकी लाइफ का सफर देखिए कितना कमाल का था। एक छोटे से टाउन से निकलकर वो सीधे लंदन पहुंचे, थिएटर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने। और किस्मत ने साथ दिया। देखते ही देखते 1599 तक वो इतने बड़े बन गए कि मशहूर ग्लोब थिएटर में उनकी हिस्सेदारी थी। सोच के देखिए। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1603 में तो किंग जेम्स द फर्स्ट ने उनकी कंपनी को अपना नाम दे दिया, द किंग्स मैन। बेसिकली उस दौर की सबसे टॉप क्लास, सबसे रिस्पेक्टेड एक्टिंग कंपनी। ओके, तो अब हम शेक्सपियर को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। अब वक्त है सीधे प्ले पर आने का, क्योंकि हर कहानी अपने वक्त और माहौल की पैदाइश होती है। और ओथेलो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ एक ऐसी चीज है जो शायद आपको हैरान कर दे। ओथेलो की जो स्टोरी है वो शेक्सपियर ने खुद नहीं सोची थी। नहीं, उन्होंने इसे एक पुरानी 1565 की इटालियन स्टोरी से अडैप्ट किया था। पर इसमें कोई अजीब बात नहीं है, उस जमाने में ऐसा करना बिल्कुल कॉमन था। असली जादू शेक्सपियर का प्लॉट बनाने में नहीं था, बल्कि उस मामूली सी कहानी को अपने शब्दों, अपनी पोएट्री और ऐसे कैरेक्टर्स से जिंदा करने में था जो आज भी हमसे बात करते हैं। इस प्ले का जो बैकड्रॉप है वो कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक रियल हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड है। एक तरफ पावरफुल वेनिस, एक क्रिश्चियन सुपर पावर, और दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा दुश्मन दी ऑटोमन एम्पायर, जिसे प्ले में टर्क्स कहा गया है। इन दोनों के बीच की ये जंग, ये टेंशन, यही वो आग है जिसमें ओथेलो की कहानी पकती है। तो ओथेलो है क्या? ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत ऊंचे मुकाम पर है, रिस्पेक्टेड है, पावरफुल है, लेकिन फिर वो नीचे गिर जाता है, उसका डाउनफॉल होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हीरो ग्रेट है, वो नोबल है, लेकिन शुरू से ही ये तय होता है कि उसका अंजाम बुरा होगा, उसकी बर्बादी पक्की है। शेक्सपियर के ज़माने में प्लेस को समझने का एक बहुत आसान तरीका था। बेसिकली दो तरह के प्लेस होते थे। कॉमेडी, उसकी एंडिंग होती थी शादी से, वेडिंग बेल्स, हैप्पी एंडिंग। और ट्रेजेडी, उसकी एंडिंग होती थी मौत से, फ्यूनरल बेल्स। सिंपल, एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ बर्बादी। तो अब आइए प्ले के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, इसकी धड़कन को समझते हैं, यानी इसके कैरेक्टर्स और वो दो पावरफुल थीम्स जो इस पूरी कहानी को चलाती हैं, रेस और जेलसी। तो मिलते हैं इनके मेन प्लेयर्स से। सबसे पहले ओथेलो, एक मोर। ये टर्म उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका के लोगों के लिए यूज होता था। वो वेनिस की आर्मी का सबसे बड़ा जनरल है। फिर है डेस्डेमोना, एक खूबसूरत वेनिशियन लेडी, ओथेलो की वाइफ। उसके बाद आता है एयागो, ओथेलो का सबसे भरोसेमंद आदमी, लेकिन असल में वही इस कहानी का विलन है। और आखिर में कैशियो, ओथेलो का एक ईमानदार लेफ्टिनेंट। बस इन चारों के बीच के रिश्ते वही इस कहानी की बुनियाद हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। डेस्डेमोना एक हाई क्लास वेनिशियन सोसाइटी की लड़की, और ओथेलो एक आउटसाइडर, एक अलग रेस का आदमी। इन दोनों में प्यार हुआ कैसे? ओथेलो खुद बताता है। वो कहता है कि डेस्डेमोना के फादर उसे अक्सर घर बुलाते थे उसकी लाइफ की स्टोरी सुनने के लिए, और डेस्डेमोना ने उसकी इन्हीं कहानियों से प्यार किया, उसकी ब्रेवरी, उसके एडवेंचर्स। उसने ओथेलो के कैरेक्टर से प्यार किया, उसके रंग से नहीं। और यही बात शेक्सपियर को इतना स्पेशल बनाती है। सोचकर देखिए, उस वक्त के इंग्लैंड में अफ्रीकन्स को क्या समझा जाता था? अजीब, अजनबी, क्रिश्चियनिटी के दुश्मन। उन्हें विचक्राफ्ट से जोड़ा जाता था, हमेशा शक की नज़र से देखा जाता था। कहानियों में तो वो हमेशा विलन ही बनते थे। इतना ही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने तो एक ऑर्डर पास किया था इन ब्लैक अमोर्स को देश से निकालने का। ऐसे माहौल में एक अफ्रीकन कैरेक्टर को एक नोबल, एक रिस्पेक्टेबल हीरो बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक रेवोल्यूशनरी काम था।
ओके, अब जरा प्ले के टेक्निकल साइड पर आते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर। देखिए, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज एक सेट फॉर्मूला पर चलती हैं और ओथेलो इस फॉर्मूला का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। हर ट्रैजिक हीरो के अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है, मतलब उसके कैरेक्टर में एक ऐसी कमजोरी जो आखिर में उसकी बर्बादी का कारण बनती है। जैसे मैकबेथ में उसका अंधा एम्बिशन था, हैमलेट में उसका कंफ्यूजन, उसका कुछ डिसाइड ना कर पाना। तो अब आप सोचिए, ओथेलो का ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? क्या यह सिर्फ उसकी जेलसी है या फिर उसकी इनसिक्योरिटी, उसका आउटसाइडर होने का एहसास जो उसे दूसरों की बातों में आसानी से ले आता है? ट्रेजेडी का प्लॉट एक रोलर कोस्टर की तरह होता है, 5 स्टेजेस में। पहले एक्सपोजिशन, यहां सब कैरेक्टर्स से मिलते हैं, सेटिंग समझते हैं। फिर गाड़ी ऊपर चढ़नी शुरू होती है, राइजिंग एक्शन, टेंशन बढ़ता जाता है। फिर आता है सबसे ऊंचा पॉइंट, क्लाइमैक्स, सबसे ज्यादा सस्पेंस। उसके बाद गाड़ी नीचे आती है, फॉलिंग एक्शन। क्लाइमैक्स के बाद क्या हुआ वो दिखता है। और आखिर में कैटास्ट्रोफी, द फाइनल क्रैश, हीरो की बर्बादी और अक्सर उसकी मौत। लेकिन एक बात याद रखिए, ओथेलो सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग प्ले है और सदियों से स्टेज पर इसको अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि वक्त के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसे बदली है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सदियों तक, सेंचुरीज तक ओथेलो का रोल वाइट एक्टर्स ही करते थे। वो अपने चेहरे पर काला मेकअप लगा लेते थे, जिसे ब्लैक फेस कहते हैं। ये उस जमाने में नॉर्मल माना जाता था। जैसे आप यहाँ 1884 में अमेरिकन एक्टर थॉमस कीन को देख रहे हैं। फिर 1930 में एक ऐतिहासिक पल आया, एक बड़ा बदलाव। पॉल रॉबिन्सन वो पहले ब्लैक एक्टर बने जिन्होंने लंदन के एक मेजर प्रोडक्शन में ओथेलो का रोल किया, और इस पर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई। इसने थिएटर की दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक रियल टर्निंग पॉइंट था। और एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला चलता रहा। अब ये देखिए 1997 का एक प्रोडक्शन, इसमें ओथेलो का रोल किया एक वाइट एक्टर ने, पैट्रिक स्टीवर्ट ने, और बाकी की पूरी कास्ट ज्यादातर ब्लैक एक्टर्स की थी। इसे कहते हैं रेस बेंट कास्टिंग। इसने पूरी गेम ही पलट दी। अब ऑडियंस को रेस और आउटसाइडर होने के थीम पर बिल्कुल एक नए एंगल से सोचना पड़ा। तो फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या ओथेलो की प्रॉब्लम सिर्फ जेलसी थी? एक बहुत बड़े क्रिटिक हुए सैमुअल टेलर कॉलरिज। वो कहते हैं नहीं, इतना सिंपल नहीं है। उनके हिसाब से ओथेलो का असली दर्द ये नहीं था कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया, बल्कि ये था कि जिस इंसान को वो एक फरिश्ता, एक एंजल मानता था, वो उसकी नज़रों में इतनी गिर गई। ये उसके आइडियल लव के, उसके विश्वास के टूटने का दर्द था। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ते हैं ताकि आप इस पर सोचें। ओथेलो की ट्रेजेडी, क्या ये उसकी अपनी गलती थी, उसके अपने ट्रैजिक फ्लॉ की वजह से हुई, या फिर क्या वो बेचारा सिर्फ एक विक्टिम था, एक रेसिस्ट सोसाइटी का और एक मास्टरमाइंड विलन इयागो का शिकार? सोचेगा जरूर। अगर आपको इस तरह की गहराई वाली एनालिसिस पसंद आई तो और कंटेंट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।